हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की यूनिट सेकंड। देखो, आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग की जो यूनिट सेकंड है ना, उसके अंदर दो पार्ट है। एक तो मटेरियल कॉस्ट और दूसरी है हमारी लेबर कॉस्ट। तो आज के पार्ट में हम मटेरियल कॉस्ट की बात करेंगे और आगे वीडियोस में हम लेबर कॉस्ट पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मटेरियल क्या होता है। देखो, अगर मैं कहूँ मटेरियल कोई एक ऐसी चीज़ है जिसकी यूज से हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अगर ब्रॉडली कहूँ तो इट इज़ एनीथिंग दैट कैन बी स्टोर, स्टैक एंड स्टॉक पाइल। अब मटेरियल को ना हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? देखो, डायरेक्ट मटेरियल वो चीज़ होती है जिसको हम डायरेक्टली एलोकेट कर पाए किसी कोस्ट सेंटर या ऑब्जेक्ट पे। अब कोस्ट सेंटर, ऑब्जेक्ट, ये सब क्या होता है मैम? ये यूनिट 1 में मैंने आपको पढ़ा दिया है और मैं आपको दोबारा अब नहीं पढ़ाऊंगी। एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो मेरे पास ना वुड थी, ठीक है, मेरे पास लकड़ी है और उस लकड़ी की हेल्प से मैंने एक चेयर बनाई है। तो मुझे पता है इस लकड़ी को खरीदने में मेरी जितनी भी कॉस्ट आई है उसे मैं डायरेक्टली एक चेयर पे एलोकेट कर सकती हूँ। ठीक है, इट इज़ डायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल को हम ना डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर पाते किसी एक कोस्ट सेंटर या ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि ये पूरी का पूरा कंज्यूम ही नहीं होता किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए। अब जैसे ग्रीस है, अब मैंने ना 70 से 80 प्रोडक्ट बनाए और सब में थोड़ा थोड़ा ग्रीस यूज़ किया। तो अभी ग्रीस की जो कॉस्ट है मैं कौन से वाले प्रोडक्ट पे, कौन सी वाली जो सब्सटेंस है उस पर एलोकेट करूँगी? तो ये एक आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल रहता है। तो इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट मटेरियल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री क्या होता है? देखो, इन्वेंट्री ना 3 चीज़ों का टोटल करके बनता है। अब ये कौन सी 3 चीज़ें हैं? एक तो है फिनिश्ड गुड, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस एंड तीसरा रॉ मटेरियल। इन सब की वैल्यू का जब हम टोटल कर देते हैं, एग्रीगेट कर देते हैं, तो वो हमारा इन्वेंट्री आता है। अब ये फिनिश्ड गुड्स क्या होता है? देखो, फिनिश्ड गुड्स वो गुड्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं सेल करने के लिए इन अ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और ये सारी ही स्टेजेस जो है ना मैन्युफैक्चरिंग की, वो कंप्लीट कर चुके होते हैं और अब हम इन्हें इमीडिएटली सेल कर सकते हैं कस्टमर को। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस जो होते हैं ना, ये वो गुड्स होते हैं जो अभी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में है, कंप्लीट नहीं हुए हैं, ये प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में ही है। ये पार्शली कंप्लीट है और पार्शली अभी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन के अंडर है। देन आता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है? तो ये रॉ मटेरियल का यूज़ करके ही हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मटेरियल कंट्रोल और इन्वेंट्री कंट्रोल। यहाँ पे देखो, मैंने एक पिक्चर लगाई है, आप देख सकते हो। इसके अंदर मैं जो भी आगे चीज़ें पढ़ाने वाली हूँ ना, मैंने पूरा छोटा छोटा उसको एक्सप्लेन करके डाला हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको कंटेंट से पढ़ाऊंगी ताकि आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझ आ जाए। बट आपको जब रिविजन करना होगा इन नोट्स से, तो आप इस पिक्चर से ही पूरा रिवाइज कर पाओगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। मटेरियल कंट्रोल क्या होता है? तो देखो, मटेरियल कंट्रोल ना एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिससे हम परचेसिंग, स्टोरेज और यूज़ ऑफ मटेरियल को कंट्रोल करते हैं ताकि हम इवन फ्लो ऑफ प्रोडक्शन बनाए रखें। ऐसा ना हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट कर दें इन्वेंट्री में, और ऐसा भी ना हो कि हमारा जो इन्वेंट्री है वो हो ही ना हमारे पास और हम स्टॉक आउट हो जाएं। तो ये दो सिचुएशन को हमारी प्रिवेंट करता है, अंडर स्टॉकिंग को और ओवर स्टॉकिंग को। ठीक है, इसके की ऑब्जेक्टिव्स में देखें तो सबसे पहले यही आता है कि ये अंडर स्टॉकिंग को अवॉइड करता है। अंडर स्टॉकिंग का मतलब क्या है? कि लैक ऑफ मटेरियल, कि हमारे पास मटेरियल ही नहीं है। अब अगर मटेरियल ही नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैसे होगी? प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी, और शॉर्टेज ऑफ मटेरियल की वजह से हमारी जो लेबर है वो फ्री बैठेगी, हमारा जो प्लांट कैपेसिटी है वो भी अंडर यूटिलाइज होगा। तो हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। देन ओवर स्टॉकिंग। ओवर स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है? कि हमने बहुत सारा मटेरियल खरीद के रख लिया। अब इतना सारा मटेरियल खरीद के रख लिया है, उसकी स्टोरेज कॉस्ट भी तो आएगी, और मान लो वो मटेरियल हमारा खराब हो गया तो वो कॉस्ट भी आएगी। देन थर्ड इज इकोनॉमी इन परचेसिंग। इकोनॉमी इन परचेसिंग का मतलब क्या है? कि जब भी आप मटेरियल खरीद रहे हो उसे फेवरेबल प्राइस पे खरीदो, सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके, लाइक क्वांटिटी, डिस्काउंट, क्वालिटी, डिलीवरी टर्म एंड रिलायबिलिटी ऑफ सप्लायर। फोर्थ इज प्रॉपर क्वालिटी। प्रॉपर क्वालिटी का मतलब क्या है? कि जब भी हम मटेरियल खरीद रहे हैं हमें ये ध्यान रखना है कि हम अच्छी क्वालिटी का मटेरियल खरीदें। अगर हम इंफीरियर क्वालिटी का मटेरियल लेते हैं तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट भी इंफीरियर क्वालिटी का होगा। देन मिनिमम वेस्टेज। मिनिमम वेस्टेज का मतलब क्या है? कि हमारा मटेरियल वेस्ट ना हो ड्यू टू थेफ्ट, लीकेज और पेलीफ्रेज। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। अभी हमने पढ़ लिया कि इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमने वो भी पढ़ ली कि की ऑब्जेक्टिव्स क्या है इन्वेंट्री कंट्रोल के। अब देखते हैं कि कौन कौन सी टेक्निक है जिनकी हेल्प से हम इन्वेंट्री को कंट्रोल कर पाते हैं। तो इसमें सबसे पहली टेक्निक आती है ABC एनालिसिस।
अब ये एबीसी एनालिसिस क्या टेक्निक है? देखो ये एबीसी एनालिसिस ना आपका जो भी मटेरियल होता है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करती है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी। कैटेगरी ए के अंदर ये हाई वैल्यू प्रोडक्ट को रखती है। अब हाई वैल्यू पे जो है वो बाइफरकेशन होता है, क्वांटिटी पे नहीं। अब इसका मतलब क्या है कि मान लो आपके पास जो इन्वेंट्री है उसकी टोटल वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो उसमें जो 70 रुपीज़ की वैल्यू का प्रोडक्ट होगा, भले ही वो एक ही क्यों ना हो, एक ही क्वांटिटी क्यों ना हो, वो कैटेगरी ए में रखी जाएगी। तो कैटेगरी ए में हाई वैल्यू प्रोडक्ट रखा जाता है जो कि अबाउट 70% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री वैल्यू होता है, और इसकी क्वांटिटी के वाइज देखो तो सिर्फ 10% ही होता है, लेकिन इसकी हाई कॉस्ट है, इसी वजह से इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। देन कैटेगरी बी के अंदर मॉडरेट वैल्यू और मॉडरेट क्वांटिटी वाला प्रोडक्ट आता है, तो इस पर कंट्रोल भी सिर्फ मॉडरेट ही करा जाता है। एंड कैटेगरी सी के अंदर लो वैल्यू वाले प्रोडक्ट आते हैं। मतलब वैल्यू वाइज तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 100 आपकी पूरी टोटल इन्वेंट्री है, तो वैल्यू वाइज तो कैटेगरी सी की सिर्फ 10 रुपीज़ होगा, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी वाइज ये 70 क्वांटिटीज़ होंगी। ओके, तो यहाँ पे लो वैल्यू प्रोडक्ट हमारे रखे जाते हैं जो कि हमारी इन्वेंट्री वैल्यू का सिर्फ 10% होते हैं, बट क्वांटिटी वाइज देखो तो 70% होते हैं। बट क्योंकि इनकी वैल्यू कम होती है तो इन पे कंट्रोल काफ़ी कम होता है और इन पे ध्यान भी ज़्यादा नहीं दिया जाता। नाउ मूविंग टू द एडवांटेज ऑफ एबीसी टेक्निक। एबीसी टेक्निक की एडवांटेज क्या है? तो देखो एबीसी टेक्निक ना हेल्प करती है मैनेजमेंट को कि वो हाई वैल्यू आइटम पे ही कंसंट्रेट कर सके और उन्हीं पे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल कर सके, ताकि वो उसका जो कॉस्टली मटेरियल है वो ख़राब ना हो, चोरी ना हो और उसे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। सेकेंड इज इट रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ मैनेजमेंट टाइम। ये मैनेजमेंट के टाइम का वेस्ट होने से भी बचा लेती है। कैसे? क्योंकि ये क्या करती है कि जो सुपरवाइजर है उनको बताती है कि आपको जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट है वो कौन सा है और आपको उसी पे फोकस करना है, लो वैल्यू जो इन्वेंट्री आइटम पे उन्हें इतना ध्यान नहीं देना है। देन थर्ड इज मिनिमाइजिंग द एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट। ये वाली टेक्निक ना मैनेजमेंट को प्रिवेंट करती है कि वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करे एक्सपेंसिव मटेरियल में, ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा पैसे वहाँ पे लगा देंगे तो फिर कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी भी तो आएगी ना। देन फोर्थ इज इट लीड टू लोअर कैरिंग, स्टोरेज और हैंडलिंग कॉस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ फिफ्थ इज एबीसी इंप्रूव द परचेजिंग एफिशिएंसी। कैसे परचेजिंग एफिशिएंसी इंप्रूव करती है? ये ना कैटेगरी वाइज डिफरेंट परचेजिंग पॉलिसी अलाउ करती है, जिसकी हेल्प से जो परचेजिंग एफिशिएंसी है वो इंप्रूव होती है। इसके अलावा ये इंश्योर करती है कि जो हाई वैल्यू आइटम है वो स्मॉल क्वांटिटी में परचेस किया जाए, वो भी फेवरेबल टर्म पे। लेकिन लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि ये ना जो मेथड है, ये जो टेक्निक है वो सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू पे फोकस करती है, और जो क्रिटिकल आइटम होते हैं भले ही वो लो हो वैल्यू में, बट हो सकता है कि वो प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो, उनको इग्नोर कर देती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टेक्निक दैट इज स्टॉक लेवल। अब ये जो टेक्निक है ना ये ओवर स्टॉकिंग, अंडर स्टॉकिंग और आउट ऑफ स्टॉकिंग से बचाती है, ठीक है। तो इसमें हमारे 3-4 फॉर्मूले भी हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, मैं आपको बताऊंगी और इसका फिर मैं एक क्वेश्चन भी आपको कराऊंगी। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल क्या होता है? ये वो क्वांटिटी होती हैं जिसके अबव आपको स्टॉक रखना ही नहीं है अपना, ठीक है। ये वाली जो मैक्सिमम लेवल है ये प्रिवेंट करती है एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट इन मटीरियल वाली प्रॉब्लम से, हायर स्टोरेज ना हो, इंश्योरेंस कॉस्ट भी हमारी बचाती है, ठीक है। इसकी हेल्प से हम इंश्योर करते हैं कि हम अनइकोनॉमिकल और नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टेक्निक दैट इज स्टॉक लेवल। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे डिफरेंट इन्वेंट्री लेवल को फिक्स किया जाता है ताकि ओवर स्टॉकिंग भी ना हो और अंडर स्टॉकिंग भी ना हो। अभी हम ना उन लेवल्स को पढ़ेंगे और उनके कई सारे फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आती है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल क्या है? इसके अबव ना आपकी क्वांटिटी जानी ही नहीं चाहिए। अगर इसके अबव आपकी क्वांटिटी जा रही है तो वो अनइकोनॉमिकल या इनएफिशिएंट है, ठीक है। ये एक वो लेवल होती है जो कि आपको एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल, हाई स्टोरेज और हाई इंश्योरेंस कॉस्ट से बचाती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। नेक्स्ट इज मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल क्या होती है कि ये सेफ्टी स्टॉक लेवल होती है। अगर इससे बिलो आपका स्टॉक गया ना तो उसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है दया, ठीक है। इसके बिलो आपका स्टॉक जाना ही नहीं चाहिए। इसका पर्पस होता है कि आपकी जो
लेवल है वो इस तरीके से फिक्स करी जाए कि कोई भी सिचुएशन में आपकी जो प्रोडक्शन है वो ना रुके। अगर इससे नीचे आपका लेवल गया है तो वो स्टॉक आउट की सिचुएशन हो सकती है और आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में इंटरप्शन हो सकता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इंटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। अभी हम ना क्वेश्चन करेंगे तब आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी, बस अभी फॉर्मूला याद कर लो। नेक्स्ट इज रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल क्या होता है, ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे जो परचेज ऑर्डर है ना वो इनिशिएट हो जाना चाहिए। ये इस तरीके से फिक्स करा जाता है कि आपका जो नया ऑर्डर है ना वो बिल्कुल तभी आए जब आपकी पुराना जो इन्वेंट्री लेवल है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला हो। ठीक है, ये इंश्योर करते हैं कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूसली बनी रहे, ऐसा ना हो कि आपकी प्रोडक्शन रुक जाए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। देन नेक्स्ट इज डेंजर लेवल। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। अगर इसके बिलो आपका इन्वेंट्री लेवल गया तो इसका मतलब क्या है कि आपको अर्जेंट एक्शन लेना पड़ेगा, वरना आपका स्टॉक आउट की सिचुएशन हो जाएगी। इमीडिएट एक्शन और इमरजेंसी परचेज एक्शन आपको लेना पड़ता है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है ना, मतलब अगर डेंजर लेवल वाली सिचुएशन आपकी चल रही है तो उस केस में आपको क्या करना होता है कि सिर्फ इसेंशियल या अर्जेंट प्रोडक्शन जॉब के लिए ही आप मटेरियल इशू कर सकते हो जब तक आपका फ्रेश मटेरियल ना रिसीव हो जाए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड अंडर द इमरजेंसी कंडीशन। देन नेक्स्ट इज एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल क्या होता है, तो ये आपकी एवरेज क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री जो आप मेंटेन कर रहे हो ओवर अ पीरियड वो शो करता है, और ये यूजफुल होता है एस्टिमेट करने के लिए इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट को, सच एज स्टोरेज एंड द कैरिंग कॉस्ट। और एवरेज कॉस्ट के ना दो फॉर्मूले हैं, एक तो मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल का आप हाफ कर लो, या फिर मिनिमम लेवल में ऐड कर दो हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। अब कौन सा फॉर्मूला मैम लगाना है, देखो जैसा क्वेश्चन आएगा, अगर क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम लेवल दे रखी है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, अगर नहीं दे रखी, रीऑर्डर क्वांटिटी दे रखी है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अभी हम डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन पे। सो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, एक बार इसको पढ़ते हैं। टू मटेरियल ए एंड बी आर यूज्ड एज फॉलो। मिनिमम यूजेज है 50 यूनिट का, मैक्सिमम 150 यूनिट का पर वीक, नॉर्मल यूज़ है 100 यूनिट पर वीक। रीऑर्डर क्वांटिटी है ए की 600 और बी की 1000। डिलीवरी टाइम है 4 to 6 वीक और बी का 2 to 4 वीक। अब हमें ना वेरियस स्टॉक लेवल कैलकुलेट करने हैं। तो देखो एग्जाम में ना आपको स्पेसिफिकली पूछ भी सकता है कि आप मिनिमम लेवल बता दो, मैक्सिमम लेवल बता दो, रीऑर्डर लेवल बता दो, या फिर डायरेक्टली इस क्वेश्चन की तरह आपको बोल सकते हैं कि वेरियस स्टॉक लेवल बता दो। अब देखो हमें, अगर आपने अगर यह फॉर्मूला ध्यान से देखा हो तो अगर मुझे मिनिमम, मैक्सिमम या कोई और लेवल कैलकुलेट करनी है तो उससे पहले मुझे रीऑर्डर लेवल चाहिए होगा। अब रीऑर्डर लेवल तो यहाँ डायरेक्टली नहीं दे रखा है, रीऑर्डर क्वांटिटी दे रखा है, लेवल नहीं दे रखा। तो सबसे पहले हमें स्टॉक में रीऑर्डर लेवल ही कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मैंने रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला लिखा है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अब देखते हैं कि हमारी मैक्सिमम कंजम्पशन क्या है। देखो हमें दोनों प्रोडक्ट की ना अलग निकालनी पड़ेगी, ए की अलग और बी की अलग। तो मैक्सिमम हमारी कंजम्पशन कितनी है, 150 यूनिट की। ठीक है, दोनों की सेम ही है, लेकिन हमारा जो मैक्सिमम रीऑर्डर टाइम है ना वो अलग अलग है। हमारा ए का है 6 वीक और बी का है 4 वीक। तो चलो हमें वैल्यू पता चल गई है, अब कैलकुलेट करते हैं। तो ए का मैक्सिमम कंजम्पशन है 150 यूनिट इंटू 6 वीक और बी का है हमारा 150 यूनिट इंटू 4 वीक। आई होप आप सबने कैलकुलेटर ले लिए होंगे और मेरे साथ साथ कैलकुलेट करो, तभी आपको चीज़ें ढंग से समझ आ जाएंगी। ठीक है, अब 150 इंटू 6 करेंगे तो आ जाएगा 900 यूनिट और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 600 यूनिट। अब हमारे पास ना रीऑर्डर लेवल तो आ गया। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे हमारा मैक्सिमम लेवल। बट क्या गाइस आपको लगता है कि बिना मिनिमम लेवल कैलकुलेट करे मैं मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट कर सकती हूँ? सोचो सोचो, नहीं कर सकती, क्योंकि मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट करने के फॉर्मूले में मुझे मिनिमम चाहिए होगा। सो अब हम नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम लेवल। तो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला लिखा है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम डिलीवरी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चन को। यहाँ पे हमारा ए का रीऑर्डर लेवल कितना है 900, बी का कितना है 600, रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है 600 यूनिट और 1000 यूनिट, मिनिमम कंजम्पशन कितनी है हमारी 50 यूनिट और मिनिमम डिलीवरी टाइम कितना है 4 वीक, और बी के केस में 50 यूनिट एंड द 2 वीक। ठीक है, अब हमें सारी वैल्यूज़ तो पता चल गई, एक बार बस अब इसे फॉर्मूले में रख देते हैं ए और बी के लिए और कैलकुलेट करते हैं। सो ए के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले रीऑर्डर लेवल जो अभी हमने पहले कैलकुलेट किया था 900, ठीक है, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी हमारी जो क्वेश्चन में दे रखी है 600 यूनिट, माइनस हमारा जो मिनिमम कंजम्पशन है 50 यूनिट का इंटू मिनिमम डिलीवरी टाइम 4 का। जब आप कैलकुलेटर में इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 1300 यूनिट्स।
एक बार देख लो, यही आ रहा है ना। आई होप आप सबके पास कैलकुलेटर है। जब हम बी के लिए कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रीऑर्डर लेवल जो हमने पहले कैलकुलेट किया था 600 यूनिट प्लस 1000 यूनिट आ जाएगी हमारी रीऑर्डर क्वांटिटी, माइनस हमारा जो मिनिमम कंजम्पशन है 50 यूनिट का और मिनिमम टाइम क्या है 2। तो जब आप इसको करोगे पूरा कैलकुलेट तो आपके पास आएगा 1500 यूनिट्स। अब हम निकालेंगे मिनिमम लेवल। तो यहाँ पे मैंने अपने मिनिमम लेवल का फॉर्मूला लिखा है। तो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल डिलीवरी। अब एक बार ना क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखो हमारा रीऑर्डर लेवल तो हमने कैलकुलेट ही किया था, हमारा नॉर्मल यूजेज कितना है 100 यूनिट का और हमारा नॉर्मल डिलीवरी पीरियड कितना है, दैट इज 5 वीक। अब ये नॉर्मल डिलीवरी पीरियड कैसे आया। सो अगर हम क्वेश्चन में देखें रीऑर्डर लेवल तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करा ही था सबसे स्टार्टिंग में, ठीक है। नॉर्मल यूजेज हमारा है ही 100 यूनिट, लेकिन ये नॉर्मल डिलीवरी टाइम हमें कहीं नहीं दिख रहा है। देखो नॉर्मल डिलीवरी टाइम ना डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया होता, हमें कैलकुलेट करना होता है। कैसे, एवरेज वाला फॉर्मूला लगा के। ये जो हमारा डिलीवरी पीरियड है ना 4 + 6, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, हमारे पास यहाँ आ जाएगा 5। और इसके केस में 2 + 4 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है। तो एवरेज वाला फॉर्मूला लगा के हमें नॉर्मल डिलीवरी पीरियड कैलकुलेट करना होता है। अब हमारे पास सारी वैल्यू आ गई है, अब बस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो देखो ए के केस में हमारा रीऑर्डर लेवल था 900 जो हमने कैलकुलेट किया था, माइनस 100 यूनिट इनटू 5 वीक जो अभी हमने कैलकुलेट करा एवरेज टाइम लगा के। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे आपके पास आएगी 400 यूनिट्स, ठीक है। अगर हम बी के केस में देखें तो हमारे यहाँ पे है 600 यूनिट जो हमने पहले कैलकुलेट करी थी, 100 यूनिट डायरेक्टली क्वेश्चन से ले ली, और 3 वीक अभी हमने कैलकुलेट किया एवरेज टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसे कैलकुलेट करोगे आपके पास आ जाएगा 300 यूनिट। ये हो गई हमारी मिनिमम लेवल। अब कुछ और बचा है कैलकुलेट करने के लिए, नहीं सारी चीज़ें कैलकुलेट हो गई। अरे नहीं बचा है, एवरेज स्टॉक लेवल तो बचा है ना। सो अब देखते हैं एवरेज स्टॉक लेवल। देखो एवरेज स्टॉक लेवल के मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, मैं अभी एक फॉर्मूले से आपको सॉल्व करा रही हूँ, ठीक है। तो एक फॉर्मूला क्या बताया था, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल का आप हाफ कर दो। मिनिमम और मैक्सिमम लेवल अभी वही हमने कैलकुलेट करी है, वही वाली हमें लेनी है, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं ए की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो ए की वैल्यू क्या होगी, हाफ इंटू मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल कितनी थी हमारी 400 यूनिट थी और मैक्सिमम लेवल कितनी थी 1300 यूनिट थी। जब आप इसका एवरेज करोगे तो आपके पास आएगा 850। अगर मैं बी का कैलकुलेट करूँ तो हमारी मिनिमम यूनिट कितनी थी 300 प्लस मैक्सिमम कितनी थी 1500, ठीक है। तो जब आप इसका एवरेज करोगे आपके पास आ जाएगा 900 यूनिट। अब सारी चीज़ें हमारी कैलकुलेट हो चुकी हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टेक्निक दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, तो देखो इस टेक्निक में क्या होता है, ये हमें बताती है कि कितनी क्वांटिटी हमें एक बार में ऑर्डर करनी चाहिए ताकि हमारी जो टोटल कॉस्ट है इन्वेंट्री की वो मिनिमाइज हो। अब टोटल कॉस्ट के अंदर क्या आता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। और ये जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है ना, इन दोनों के बीच में बैलेंस करने की कोशिश करती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट के बीच में और कैरिंग कॉस्ट के बीच में। अब ये कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट होती क्या है, देखो थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, एक बार हमने इन्वेंट्री परचेस कर ली तो अब हम उसे होल्ड करके रखेंगे, और ये जो स्टोर करने की या होल्ड करने की जो कॉस्ट है ना, इसी को कहते हैं कैरिंग कॉस्ट। इसके अंदर कौन कौन सी कॉस्ट आती है, स्टोरेज एंड वेयर हाउस एक्सपेंस, इंश्योरेंस चार्जेस, रिस्क ऑफ डिटोरेशन एंड ऑब्सोलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्लॉक्ड इन इन्वेंट्री। नेक्स्ट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, देखो जब हम एक बार ऑर्डर प्लेस करते हैं ना तो उसकी जितनी भी एक्सपेंसेस होती हैं वो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट में आती हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी एंड डॉक्यूमेंटेशन, सैलरी ऑफ परचेसिंग स्टाफ, कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ मटेरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रिलेटेड टू द प्लेसिंग ऑर्डर। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, तो देखो कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मूला दिखता है। अब इसके अंदर ए क्या है, ए का मतलब है एनुअल कंजम्पशन, मतलब साल भर में 12 मंथ में आपकी जो टोटल कंजम्पशन होगी ना, दैट इज ए एनुअल कंजम्पशन। बी क्या है, बी इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, मतलब हर ऑर्डर पे आपको कितनी कॉस्ट देनी पड़ रही है, दैट इज बी। व्हाट इज सी, सी इज कॉस्ट पर यूनिट, एंड एस इज स्टोरेज कॉस्ट, आपने जो सामान स्टोर किया है उसकी कितनी कॉस्ट आ रही है। आप इसको स्टोरेज कॉस्ट भी कह सकते हो या फिर कैरिंग कॉस्ट भी कह सकते हो। देखो ये हमारा एक ग्राफ है जो कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को दिखाता है। क्या होता है कि जब आप ऑर्डरिंग कॉस्ट, मान लो एक ऑर्डर की मेरी कॉस्ट कितनी है 100 रुपये, अगर मैं एक बार में 100 क्वांटिटी ऑर्डर कर रही हूँ तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आएगी 1, है ना। अगर मैं
एक बार में मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट तो सेम ही है 100, अगर मैं एक बार में 10 यूनिट्स ऑर्डर कर रही हूँ तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आएगी, 10 आएगी। तो आपने क्या देखा, अगर मैं रीऑर्डर क्वांटिटी अपनी बढ़ा दूँ तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट रिड्यूस होगी ना। उसी जगह पे अगर मैं होल्डिंग कॉस्ट की बात करूँ या कैरिंग कॉस्ट की बात करूँ, तो अगर मैं 1000 यूनिट स्टोर करके रख रही हूँ तो उसकी कॉस्ट मेरी ज़्यादा आएगी, क्योंकि वेयर हाउस में मुझे जगह ज़्यादा चाहिए होगी। वहीं अगर मैं सिर्फ 10 यूनिट होल्ड करके रख रही हूँ तो वो कॉस्ट कम आएगी। तो अगर मैं अपनी रीऑर्डर क्वांटिटी बढ़ा दूँ तो मेरी होल्डिंग कॉस्ट इंक्रीज होगी, और यही दो कॉस्ट के बीच में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों कॉस्ट इक्वल होती हैं वहीं पे ये दोनों कॉस्ट मिनिमम होती हैं। ठीक है, और यहीं पे टोटल कॉस्ट मिनिमम होती है, और यही होती है हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब जाने से पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पढ़ लेते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या इंपॉर्टेंस है, ये टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को कम करता है, अननेसेसरी स्टॉक एक्यूमुलेशन को अवॉइड करता है, और इंश्योर करता है कि रेगुलरली हमारे पास मटेरियल हो प्रोडक्शन के लिए, और इसके साथ साथ ये परचेसिंग और स्टोरेज ऑपरेशन को की एफिशिएंसी भी इंप्रूव करता है। अब ना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको चीज़ें बेटर समझ। सो आई हैव टेकन अ क्वेश्चन एयर, एक बार उसको पढ़ लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट फॉर द ईयर इज 600 यूनिट, मतलब हमारा जो ए है एनुअल रिक्वायरमेंट वो हमें दे दिया है 600 यूनिट। ठीक है, देन उसके बाद बोला है कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 20 रुपीज़ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें जो दी है वो 12 दी है, और कैरिंग कॉस्ट हमें बोला है परसेंटेज ऑफ एवरेज इन्वेंट्री 20%। अब एक बार ना कैरिंग कॉस्ट को समझना है, यहाँ क्या बोला है एवरेज इन्वेंट्री। तो अभी किसी को क्या लगेगा कि एवरेज इन्वेंट्री निकालते हैं उसकी परसेंटेज निकालेंगे। देखो एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए बिना हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ही चाहिए होगा, और उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं और फिर कैरिंग कॉस्ट से हम मल्टीप्लाई करते हैं। बट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो हम फाइंड ही कर रहे हैं, तो ये तो एक लूप क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हमारी जो कॉस्ट पर यूनिट है 20, उसकी मल्टीप्लाई ही 20% से कर देते हैं, और जो हमारा आंसर आता है वो हमारी कैरिंग कॉस्ट होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ये बहुत ही ज़रूरी है। देखो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या था, 2AB डिवाइड बाई CS। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट। तो अब देखो हमें मिल गई ये सारी चीज़ें। ए हमारा क्या है 600 यूनिट, बी क्या है 12, कैरिंग कॉस्ट हमने निकाल ली है। तो अब हम डायरेक्टली ना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो अब हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए डायरेक्टली फॉर्मूले में अपनी वैल्यू डालते हैं, 2 × 600 × 12 डिवाइड बाई 4। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे ना आपके पास आएगी 60 यूनिट्स, और यही है हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के फॉर्मूले में होता है ना, वो कैरिंग कॉस्ट निकालना ही होता है, क्योंकि कहीं कहीं डायरेक्टली दे दी होती है, कहीं कहीं परसेंटेज दे दी होती है, और कहीं कहीं और चीज़ें दे दी होती हैं। तो इसी को निकालना और इसी को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टेक्निक, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या है, देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है इन्वेंट्री कंट्रोल की, और इसकी हेल्प से ना हम स्पीड मेजर करते हैं। मैम कौन सी स्पीड मेजर करते हैं, किस स्पीड से हमारा मटेरियल इशू हो रहा है और रिप्लेस हो रहा है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, उस स्पीड को हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से मेजर करते हैं। ये रेशो बताता है कि जो हमारा स्टॉक ऑफ मटेरियल है वो फास्ट मूविंग है या स्लो मूविंग है, और इसी तरीके से ये एफिशिएंसी ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। अगर हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है, इसका मतलब है कि हमारा जो मटेरियल है ना वो क्विकली और एफिशिएंटली यूज हो रहा है। बट अगर लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है तो इसका मतलब है कि स्टॉक हमारा एक्यूमुलेट हो रहा है और इनएफिशिएंटली यूज हो रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ मटेरियल। देखो सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो है ना इस रेशियो का, वो ये है कि ये ना आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा मटेरियल स्लो मूविंग है, नॉन मूविंग है और ऑब्सोलीट मटेरियल है। अब ये स्लो मूविंग, नॉन मूविंग और ऑब्सोलीट मटेरियल क्या होता है, देखो स्लो मूविंग मटेरियल ना बहुत ही लो रेट पे यूज हो रहा होता है, नॉन मूविंग तो बहुत टाइम से यूज ही नहीं हुआ होता, और ऑब्सोलीट मटेरियल तो अपनी वैल्यू ही खो चुका होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन डिजाइन, टेक्नोलॉजी और डिमांड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टेक्निक, दैट इज जस्ट इन टाइम परचेसिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि पहले से ना सामान मंगा के रखा नहीं जाता, पहले से मटेरियल मंगाया ही नहीं जाता, ना कोई स्टोरेज कॉस्ट ना कोई सी कॉस्ट। क्यों, क्योंकि जैसे ही ऑर्डर आता है ये तभी सप्लायर से जो है सामान परचेस करते हैं। अब मान लो मैं ना एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। ये चिंटू है, ठीक है, चिंटू ने अभी अभी एक बहुत बड़ी एक कंपनी है जो कि जस्ट इन टाइम वाली जो टेक्निक है वो यूज़ करती है, ठीक है, जस्ट इन टाइम वाली। इसने इस कंपनी को ऑर्डर दिया, आज ऑर्डर दिया है, ठीक है, आज। तो
तो आज ही ये कंपनी जो है सप्लायर से मटेरियल मंगाएगी जिससे चिंटू का ऑर्डर प्रिपेयर होगा, पहले से मंगा के नहीं रखेगी। अब इससे क्या है, देखो तुम्हें समझ आ रहा होगा, पहले से हमें मटेरियल मंगा के रखना ही नहीं है, तो हमारी जो अननेसेसरी इन्वेंट्री की कॉस्ट है वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, है ना। लेकिन इस टेक्निक में ना आपका सप्लायर बिल्कुल विश्वास पात्र होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो चिंटू का ऑर्डर आया और आपके सप्लायर ने मना कर दिया या डिले कर दी सामान भिजवाने में, तो चिंटू का ऑर्डर तो आपके हाथ से निकल जाएगा ना, ठीक है। एडवांटेज क्या होता है जस्ट इन टाइम टेक्निक का, तो ये इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है, मटेरियल यूज की एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है और अननेसेसरी स्टॉक को एक्यूमुलेट होने से बचाता है, और ये सप्लायर के साथ बेटर कोऑर्डिनेशन को इनकरेज करता है। अब इसी के साथ आपकी जो टेक्निक्स है ना इन्वेंट्री कंट्रोल की, वो सारी हो गई हैं खत्म। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज परचेसिंग प्रोसीजर। देखो जो ऑर्गेनाइजेशन है ना उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इफेक्टिव मटेरियल कंट्रोल में। क्यों? क्योंकि परचेस ना ऑर्गेनाइज्ड करी जा सकती है, सेंट्रलाइज्ड भी और डिसेंट्रलाइज्ड भी। अब सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड कैसे? देखो सेंट्रलाइज्ड परचेसिंग में क्या होता है कि सिर्फ एक डिपार्टमेंट ही पूरे फर्म के लिए सामान खरीदता है। इसका बेनिफिट क्या है कि बल्क में सामान आता है तो डिस्काउंट मिलता है, स्पेशलाइज्ड स्टाफ होता है, लेकिन ड्रॉबैक क्या है कि प्रोसेसिंग बहुत ही डिले होती है। डिसेंट्रलाइज्ड परचेसिंग में क्या होता है कि हर एक ब्रांच और डिपार्टमेंट अपना अपना मटेरियल खरीद रहा होता है। इससे बेनिफिट क्या है कि जल्दी मटेरियल आ जाता है, बट ड्रॉबैक क्या है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं होती और जो डिस्काउंट वगैरह वो भी नहीं मिलती, तो इसलिए हाई कॉस्ट होती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सब टॉपिक, व्हाट इज परचेसिंग साइकिल। परचेसिंग साइकिल कैसे होता है? अब तुम्हें कोई सामान परचेस करना है, तुम्हें नहीं सॉरी एक फर्म है उसको सामान परचेस करना है, तो अब कैसे कैसे सामान परचेस किया जाएगा? ऐसा नहीं होता कि दुकान पे गए और सामान खरीद लाए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो उसमें क्या होता है, सबसे पहले परचेस रिक्वेजिशन होता है, मतलब एक फॉर्मल रिक्वेस्ट जाती है डिपार्टमेंट से परचेसिंग डिपार्टमेंट के पास कि हमें सामान खरीदना है। उसके बाद फिर जो परचेसिंग डिपार्टमेंट है ना वो सोर्स ऑफ मटेरियल को सेलेक्ट करता है। कैसे? टेंडर इनवाइट करता है, कोटेशन इनवाइट करता है, और उसमें से जो बेस्ट सप्लायर होता है, जो बेस्ट प्राइस और क्वालिटी का सामान दे रहा होता है, उसको सेलेक्ट करता है। नेक्स्ट क्या होता है? परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर में क्या होता है कि एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेंड किया जाता है सप्लायर के पास, जिसके अंदर क्वांटिटी, प्राइस और टर्म्स वगैरह सब कुछ लिखे होते हैं। फिर गुड्स रिसीव हो जाते हैं, और गुड्स रिसीव होने के बाद जो रिसीविंग डिपार्टमेंट है वो उसे अनपैक करता है, ठीक है, और फिर गुड्स एंड रिसीविंग नोट्स वहाँ पे क्रिएट करता है। उसके बाद है इंस्पेक्शन। अब ये जो सामान रिसीव हुआ है ना इसका इंस्पेक्शन भी करा जाता है कि कोई सामान डैमेज तो नहीं है, और अगर कोई भी डैमेज होता है तो उसको रिटर्न कर दिया जाता है यूजिंग अ डेबिट नोट। लास्ट में इनवॉइस प्रोसेसिंग होती है। जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है वो इनवॉइस प्रोसेसिंग करता है, लेकिन इनवॉइस प्रोसेस करने से पहले वो जो इनवॉइस है ना उसको देखता है, चेक करता है, वेरीफाई करता है परचेसिंग ऑर्डर और GRN की हेल्प से, जो कि ये गुड्स रिसीव नोट प्रिपेयर किया था ना, इसके हेल्प से इसको वेरीफाई करता है। फिर उसके बाद ही अकाउंटिंग डिपार्टमेंट पैसे वगैरह देता है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टोर रिकॉर्ड एंड अकाउंट। तो स्टोर रिकॉर्ड्स एंड अकाउंटिंग ना एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जहाँ पे हम सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हैं कि कितना सामान आया, सामान का मतलब कितनी इन्वेंट्री आई, कितनी हमने दी और कितनी बची है, मतलब कितना मटेरियल बचा है, कितना आया था और कितना हमने दे दिया, ठीक है। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ स्टोर रिकॉर्ड इज़ वेरी इसेंशियल ताकि इफेक्टिव मटेरियल कंट्रोल किया जा सके, लॉस प्रिवेंट हो सके और एक्यूरेट कॉस्ट हम डिटरमाइन कर सके, ठीक है। अब स्टोर कीपिंग डॉक्यूमेंट के अंदर ना दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, एक तो है बिन कार्ड और एक है स्टोर लेजर, और आपको इन दोनों को बहुत ही अच्छे से याद रखना है क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन इन दोनों पे कई बार आया है। बिन कार्ड क्या होता है? बिन कार्ड ना इसे स्टोर कार्ड भी कहते हैं। ये क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड होता है जो मेंटेन किया जाता है स्टोर कीपर के द्वारा, और ये जो जहाँ पे भी सामान रखा होता है ना उसकी रैक, बिन या शेल्फ से अटैच होता है। मान लो यहाँ पे ना सामान रखा है तो ये कई सारी रैक है, तो इस रैक पे एक बिन कार्ड अटैच होगा, इस रैक पे एक बिन कार्ड होगा और इस पे एक रैक बिन कार्ड होगा। अब ये बिन कार्ड में लिखा क्या होता है? तो बिन कार्ड के अंदर ना कितनी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिसीव करी है, कितनी इशू कर दी है और बैलेंस क्वांटिटी कितनी बची है, ये सब लिखा होता है। अब तुमने ना एक चीज़ पे ध्यान दिया होगा कि ये ना सिर्फ क्वांटिटी को रिकॉर्ड करता है, वैल्यू को, मॉनेटरी वैल्यू को ये रिकॉर्ड नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टोर लेजर। तो स्टोर लेजर ना कोस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के थ्रू मेंटेन किया जाता है, और इसके अंदर क्वांटिटी और मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन दोनों की दोनों ही रिकॉर्ड होती हैं। तो ये क्या क्या रिकॉर्ड करता है? क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिसीव एंड इशू, वैल्यू ऑफ मटेरियल रिसीव एंड इशू एंड बैलेंस क्वांटिटी एंड बैलेंस वैल्यू ऑफ मटेरियल। स्टोर लेजर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में हेल्प करता है और कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट में भी हेल्प करता है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द डिफरेंस बिटवीन बिन कार्ड एंड द स्टोर लेजर। कई बार डिफरेंस भी पूछा जा चुका है तो इसको भी अच्छे से पढ़ना। देखो बिन कार्ड कौन मेंटेन करता है?
स्टोर कीपर, और स्टोर लेजर कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। डेटा रिकॉर्डेड, यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी डेटा होता है, यहाँ पे क्वांटिटी और वैल्यू भी होता है। टाइमिंग क्या होती है, ये रिकॉर्ड किया जाता है इमीडिएटली ऑन द स्पॉट, बट ये पोस्ट करा जाता है आफ्टर द ट्रांजेक्शन। फॉर्मेट, यहाँ पे बिन से अटैच होता है, बिन कार्ड बिन से अटैच होता है। बस स्टोर लेजर में क्या होता है कि सेपरेट लेजर के अंदर आप सारा डॉक्यूमेंट लिखते हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, की डॉक्यूमेंट दैट ऑथराइज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल। अब इसमें ना हम कई सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल को ऑथराइज करते हैं। सबसे पहले स्टोर रिक्विजिशन नोट या मटेरियल रिक्विजिशन नोट, ये ना प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है जो कि ऑथराइज करता है कि मटेरियल स्टोर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास चला जाए। ठीक है, इशू ऑफ मटेरियल फ्रॉम अ स्टोर टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसका पर्पस क्या होता है, तो देखो ये ना डुअल पर्पस सर्व करता है। सबसे पहले तो ऑथराइज करता है स्टोर कीपर को कि वो मटेरियल इशू कर दे, और दूसरा ये कि ये रिटर्न रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के द्वारा यूज की जाती है। देन प्रोसीजर क्या होता है, तो टिपिकली ये ना डिपार्टमेंट मैनेजर के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, और इसकी ना 3 कॉपी होती है। पहली कॉपी जो है वो यूजर रखता है, दूसरी कॉपी स्टोर कीपर रखता है, और तीसरी कॉपी कोस्टिंग डिपार्टमेंट पर भेज दी जाती है। नेक्स्ट इज बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल ना एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जो कि मास्टर रिक्विजिशन की तरह काम करता है। देखो इसके अंदर ना पूरी की पूरी लिस्ट होती है कि कौन कौन सा मटेरियल, स्पेसिफिकली कौन कौन सा सामान चाहिए एक स्पेसिफिक जॉब को कंप्लीट करने के लिए। देखो अब कई बार क्या होता है कि मान लो मेरे को एक स्क्रू चाहिए, तो उसके लिए मैं अलग से एक डॉक्यूमेंट दे रही हूँ, दूसरे के लिए अलग से, तीसरे के लिए अलग से। तो ऐसा ना करके अगर मैं बिल ऑफ मटेरियल देती हूँ तो इसके अंदर मैं सारा सामान लिख के दे दूंगी, पूरी की पूरी स्लिप, एवरी स्क्रू और पार्ट से लेके सारी की सारी चीजें कि क्या क्या मेरे को चाहिए। ठीक है, तो बिल ऑफ मटेरियल पूरा का पूरा स्टॉक कीपर पे जाएगा, और स्टोर कीपर जो है वो एडवांस में ही सारा सामान मेरा इशू करके रख देगा, और मैं अपना काम वहां पे कर लूंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज मटेरियल रिटर्न नोट। मटेरियल रिटर्न नोट क्या होता है कि ये डॉक्यूमेंट ऑथराइज करता है कि जो भी अनयूज्ड मटेरियल बचा है एक किसी भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास, अगर कोई भी अनयूज्ड मटेरियल बचा है तो वो वापस उसे स्टोर के पास भेज दे। ठीक है, और ये जनरली कब यूज होता है, ये तब यूज होता है जब कभी भी एक्सेस मटेरियल जो है वो इशू कर दिया जाता है। मान लो रिक्वायरमेंट थी 100 यूनिट की, बट जो इशू कर दिया वो 200 यूनिट कर दिया बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट कैलकुलेशन और चेंज इन प्लान। इसमें क्या होता है, ये ना रिक्विजिशन नोट की तरह ही होता है, लेकिन ये प्रिंट होता है डिफरेंट कलर में। देन नेक्स्ट इज मटेरियल ट्रांसफर नोट। मटेरियल ट्रांसफर नोट क्या होता है कि अगर कभी भी जो बचा हुआ मटेरियल है वो स्टोर में वापस ना करके एक जॉब से दूसरी जॉब में पहुंचाना हो, ट्रांसफर करना हो, तो मटेरियल ट्रांसफर नोट का यूज किया जाता है। वैसे तो देखो इसका ज्यादा यूज करा नहीं जाता क्योंकि इससे एक्यूरेट रिकॉर्ड मेंटेन करने में दिक्कत होती है, लेकिन कभी कभी टाइम बचाने के लिए और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को बचाने के लिए इसका यूज कर लिया जाता है। देन नेक्स्ट इज गुड्स रिसीव नोट्स। गुड्स रिसीव नोट क्या होता है, जब इनिशियल एंट्री होती है ना मटेरियल की स्टोर के अंदर तो उसका यूज किया जाता है। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो रिसीविंग डिपार्टमेंट है वो गुड्स रिसीव नोट को प्रिपेयर करेगा। ठीक है, सो इसका फंक्शन होता है ये चीज कंफर्म करना कि जो मटेरियल है वो फिजिकली रिसीव कर लिया गया है सप्लायर से, उसको इंस्पेक्ट भी कर लिया गया है और स्टोर की कस्टडी में उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी इन्वेंट्री सिस्टम, जिसके अंदर मैं आपको पीरियोडिक, परपेचुअल, लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज मेथड को डिटेल में समझाऊंगी। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और वीडियो को हाइप भी करो। एंड गाइस, अगर आपको ये नोट्स चाहिए जिन नोट्स से मैंने अभी आपको पढ़ाया है तो आप इन्हें परचेस कर सकते हो फ्रॉम द गूगल फॉर्म, और गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको कुछ भी अपना ओपिनियन देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू।